हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू नोट जेएस सीरीज वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऑप्टिमल फोल्डर स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे प्रोडक्शन ग्रेड के अंदर जो कि बैक एंड एप्स लिखी जाती हैं तो उनका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जो भी हम लोग कोड करेंगे तो इसी ऑप्टिमल फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कोड करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमें ऑप्टिमल फोल्डर स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी। तो अगर हम लोग हमारे प्रीवियस कोड बेसिस में देखें जो कि हमने लर्निंग फेज में हमने बनाए थे, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग index.js फाइल के अंदर ही सारा का सारा कोड मैसअप कर रहे थे। तो वहीं पर सारी की सारी चीजें होती थी। तो इससे हमारा index.js का साइज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और उसकी रीडेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। लाइक वहाँ पर पता ही नहीं लग रहा था कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है। लाइक अभी तो हमने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, लेकिन जैसे ही गेम थोड़ी सी बड़ी होती है, प्रोजेक्ट्स थोड़े से बड़े होते हैं, लाइक कंपनीज के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, तो उनके लिए एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, प्रोडक्शन ग्रेड के अंदर सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होती हैं। पता होता है कि कौन सा कोड किस फोल्डर में है और वो कोड क्या क्या फंक्शनैलिटी जो है हमें हमें प्रोवाइड कर रहा है। और इससे जो है हम लोग क्लीन कोड लिख सकते हैं। तो ये रीडेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर देता है और हमारा जो है कोड वो बहुत ही क्लीन साफ सुथरा बना देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऑप्टिमल फोल्डर स्ट्रक्चर अप्रोच को सीखना फॉर द बैक एंड डेवलपमेंट। तो गाइज, अभी हम लोग हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, तो अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कोड करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, फाइल्स को क्रिएट करते हैं, तो आपको इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फोल्डर्स होंगे, कौन कौन से हमारे पास फाइल्स होंगी। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी नीड पड़ने वाली है। तो npm i express, क्योंकि हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम लोग डेफिनेटली एक सर्वर को बनाएंगे। और इस वीडियो का इंटेंट गाइस, यहाँ पर हम लोग कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के लिए वो फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक कंपनी में जाते हैं तो वहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होता है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा। यहाँ पर सिंपल सा अपना एक सर्वर बनाऊंगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। तो गाइस, इससे जो है हमारा एक सिंपल सा एक सर्वर बन चुका है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रीवियसली क्या चीज करते थे कि अगर हम कोई भी राउट बनाते हैं तो हम लोग ऐसे बनाते थे ऐप डॉट गेट। राइट, हम लोग ऐसे जो है एक राउट बनाते थे और यहाँ पर हम लोग पाथ देते थे कि कि पाथ कौन सा होगा, कहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगी। एंड यहाँ पर हम लोग एक हमारी फंक्शनैलिटी देते थे, एक कॉल बैक फंक्शन होता था। इसको हम लोग लॉजिक कह सकते हैं जो कि इस रिक्वेस्ट पर आने से रन होगा। तो ऐसे जो है हम लोग करते थे और यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर्स होते थे, एक होता है रिक्वेस्ट एंड सेकंड वन होता था रिस्पॉन्स। डेफिनेटली ये चीज होती थी। तो अभी क्या चीज है ना, अभी तो हमारे पास ये एक सिंपल सी एक एपीआई है, एक सिंपल सा एक राउट है। लेकिन जब हम लोग प्रोडक्शन ग्रेड में जाते हैं तब हमें स्केलेबिलिटी का भी ध्यान रखना होता है कि हमारा जो है ऐप वो स्केलेबल हो। अगर हम इन फ्यूचर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंजेस करने काफ़ी ज़्यादा आसान हो उसके अंदर। एंड ऑन द सेम वे, अभी तो हमारे पास ये सिर्फ एक ही राउट है। अभी आप मान लो कि हमारे पास 1000 राउट है, क्योंकि हम लोग ऐसे पूरे के पूरे 1000 राउट्स यहाँ पर लिखेंगे तो इससे हमारा इंडेक्स जेएस फाइल कितनी बड़ी हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इंडेक्स जेएस फाइल का क्या काम है कि हमारे राउट्स को जो है मैप करें एंड हमारे जो है सर्वर को स्टार्ट करें। एंड आल्सो अदर फंक्शनैलिटीज भी होती हैं, डीबी से कनेक्ट करना एंड मिडलवेयर्स को यूज करना एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं एंड वो बाद की बात है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं इनके बारे में। तो अभी क्या होता है ना कि हमें इन सारी चीज़ों को थोड़ा सेपरेट कर कर चलना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फोल्डर्स की बात करूंगा, जो जो हम लोग यहाँ पर फोल्डर्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फोल्डर होगा वो होगा कंट्रोलर्स का। कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स क्या है? कंट्रोलर्स कुछ नहीं है। कंट्रोलर्स यहाँ पर हमारा बिजनेस लॉजिक होगा। बिजनेस लॉजिक क्या होता है? जो कि हम लोग फंक्शनैलिटी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी है कि जैसे ही इस जो है पाथ पर हमारा कोई भी एच टी टी पी राउट हिट हो तो ये चीज़, तो रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड भेज देना। तो ये एक फंक्शनैलिटी हुई। तो ये जो हमारी फंक्शनैलिटी है ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग कंट्रोलर्स कहते हैं और इसको हम लोग कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर रखते हैं जनरली। तो ये हो गए हमारे कंट्रोलर्स। एंड इसके बाद हमारे पास एक और फोल्डर होगा जो होगा कॉन्फ़िग का।
तो यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लाइक अगर हम लोग CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, हम डीबी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस कुछ लिखेंगे जिससे कि हमारा डीबी के साथ कनेक्शन बन जाए। जैसे ही हमारा डीबी के साथ कनेक्शन बन जाए, तो हम लोग उससे डेटा जो है डीबी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेटा फेच कर सकते हैं, वहाँ पर भेज सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं। लाइक हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे जब हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन का कोड लिखेंगे, तो वो हम लोग जनरली कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर के अंदर करते हैं। ऑन द अदर हैंड और भी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि क्लाउडिनरी होता है, उसके बारे में उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। क्लाउडिनरी होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके साथ कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश करना, तो वो सारी की सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर के अंदर होती हैं। अभी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसके ऊपर, जैसे-जैसे हम लोग न्यू-न्यू फीचर्स हम लोग इम्प्लीमेंट करते जाएँगे। एंड यहाँ पर आगे हमारा फ़ोल्डर आएगा, वो आएगा मॉडल्स का। तो ये मॉडल्स के अंदर क्या होता है? मॉडल्स के बारे में समझाने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर आपको समझाऊँगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि हम लोग डीबी के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग मोंगोडीबी का बेसिकली यूज़ करेंगे। तो किसी भी डीबी के अंदर बेसिकली यही होता है कि हमारा एक डेटाबेस होता है, राइट? हमारा एक डेटाबेस होता है। तो गाइस सबसे पहले हमारा एक डेटाबेस होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये हमारा सर्वर है। तो गाइस ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये हमारा सर्वर है और यहाँ से हमने सीधा यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज दी, लाइक हमने डेटा भेज दिया कि इस डेटा को स्टोर करो एंड उसी डेटा को हम लोग रिट्रीव करते हैं। ऐसा तो गाइस ऐसा डायरेक्ट कभी भी नहीं होता। इसमें एक लेयर होती है। तो मान लो ऐसा क्यों नहीं होता, डायरेक्ट क्यों नहीं होता? तो फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप यूज़र का डेटा जो है सेव कर रहे हैं। तो अभी मान लो कि आपने यूज़र के डेटा में क्या भेजा, आपने उसका यूज़र नेम भेज दिया, यूज़र नेम, आपने उसके अंदर ईमेल भेज दी, आपने पासवर्ड भेज दिया, राइट? आपने ये 3 चीज़ें इसके अंदर भेज दी। तो इसने डेटा वहाँ पर भेजा और मान लेते हैं कि इसने सेव कर लिया, डेटाबेस ने सेव कर लिया। यहाँ पर डीबी है हमारा, तो हम लोग जनरली मोंगोडीबी को यूज़ करेंगे यहाँ पर, लेकिन चलो देखते हैं। एंड अगेन आप आ रहे हैं और आपने इस बार क्या किया, अपने यूज़र के अंदर सिर्फ ईमेल भेजी और उसको कह दिया कि इसको सेव करो और डेटाबेस उसको भी सेव कर लेगा इस केस के अंदर। तो अभी क्या है कि इससे जो है डेटा की इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होती है, लाइक डेटा का जो है स्ट्रक्चर वो क्लियर नहीं है कि किस फॉर्मेट में, लाइक डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्कीमा क्या होगा। तो मॉडल्स कुछ नहीं है, मॉडल्स जस्ट एक स्कीमा है। स्कीमा को ही मॉडल्स का नेम यहाँ पर दिया गया है। तो एक स्कीमा है जिसके बिहाफ पर लाइक हम लोग डीबी से इंटरैक्ट करेंगे, तो उस स्कीमा के आधार पर ही डेटा बेस के अंदर डेटा स्टोर होगा। लाइक मैंने स्कीमा बना दिया कि एक यूजर का स्कीमा है, उसके अंदर नेम होगा जो कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगा, राइट? एंड ईमेल होगा जो कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगा अगेन, पासवर्ड होगा जो कि अगेन टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगा। एंड उसके अंदर हम लोग कुछ आईडी भी दे सकते हैं, लाइक अगर हम आईडी दें तो हम लोग काइंड ऑफ यहाँ पर नंबर दे सकते हैं या फिर कुछ और दे सकते हैं। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड यूजर्स हैं, तो हम लोग इंटीजर में यहाँ पर ले लेंगे, लाइक नंबर में हम लोग ले लेंगे, ओके? तो यहाँ पर ये हमारा स्कीमा है। तो अभी क्या करेगा, यहाँ पर एक स्कीमा है, लाइक यहाँ पर एक मॉडल है। तो अभी ये यहाँ से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करेगा, लाइक ऐसा डायरेक्ट इंटरैक्ट होता भी नहीं है मोंगोडीबी के साथ। तो यहाँ पर मॉडल्स जो है बीच में आते हैं, एज ए मिडलवेयर आप लोग कह सकते हैं। मिडलवेयर इसके लिए टर्म अभी सही नहीं होगी, लेकिन हम लोग इससे जो है इंटरैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। तो अभी अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है, लाइक हमने अभी यूजर का स्कीमा बनाया, इसका हमने जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले सर्वर जो है हम लोग मॉडल के पास जाएंगे एंड मॉडल को कहेंगे कि हमें डेटा स्टोर करना है यूजर का। तो यूजर के अंदर वो कहेगा मुझे नेम दे दो, ईमेल दे दो, पासवर्ड दे दो, आईडी दे दो एंड मैं स्टोर कर देता हूँ। अगर इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है तो उसको या तो वो नल सेव करेगा या फिर क्या करेगा, वो एरर दे देगा कि इसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग रिक्वायर्ड भी ट्रू कर सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ से वो एम्प्टी जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड इससे जो है डेटा की कंसिस्टेंसी आ जाती है गाइस। इससे हमें पता चल जाता है कि डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा है वो किस स्कीमा के अंदर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फील्ड्स उसके अंदर हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर गेट कर रहे हैं डेटा, तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि अगर हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट गेट कर रहे हैं यूजर का, तो उसके अंदर एक तो नेम की फील्ड होगी, ईमेल की फील्ड होगी, पासवर्ड की फील्ड होगी, आईडी की फील्ड होगी। तो हम लोग इन चारों को एक्सेस कर पाएंगे। अभी अगर इनकंसिस्टेंट होता, अगर मॉडल्स की यहाँ पर गेम होती ना,
सीधा ही डेटा जा रहा होता। तो जब हम गेट करते लाइक फ्रंट एंड में, क्या हमें पता होता कि यूजर के पास क्या डेटा है? क्या यूजर के पास आईडी है? क्या यूजर के पास पासवर्ड है? क्या यूजर के पास नेम है? हो सकता है उसके पास यूजर नेम हो, नेम ना हो। तो ऐसी काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसीज हो जाती हैं। तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए यहाँ पर मॉडल्स का कंसेप्ट है। तो हम मॉडल्स को जो है यहाँ पर सर्वर के अंदर ही क्रिएट करते हैं। तो मॉडल्स के जरिए जो है डीबी के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो ये थी थोड़ी सी मॉडल्स की कहानी। एंड यहाँ पर मॉडल्स के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे मॉडल, यहाँ पर स्कीमा हम लोग क्रिएट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम लोग मोंगो डीबी को पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास अगला जो फोल्डर है वो है राउट्स का। अभी जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है, हम लोग राउट्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक राउट है, स्लैश एक राउट है, अगर इसको कॉपी करें एंड सिमिलरली हमारा राउट हो सकता है गेट यूजर डेटा, ये एक राउट है। अगर हम लोग यहाँ पर सिमिलर एक और चीज करें, जैसे कि हमारा राउट हम लोग बना दें क्रिएट यूजर डेटा, या फिर ऐसा कुछ कर दें, तो ये तो बेसिकली पोस्ट में ही जाएगा। लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि ये एक राउट है। तो इसको हम लोग राउट्स के अंदर क्रिएट करते हैं। ये सारे के सारे राउट्स जो है डिफरेंटली इस फोल्डर के अंदर राउट्स के अंदर होते हैं, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे यहाँ पर ये जो है मेन फोल्डर्स है, कॉन्फ़िगरेशन मेन फोल्डर है, कंट्रोलर्स मेन फोल्डर है, मॉडल्स मेन फोल्डर है, राउट्स मेन फोल्डर है। एक और फोल्डर होता है, यस एक और फोल्डर होता है, आई नो काफ़ी सारे फोल्डर्स हो गए, लेकिन ये जो इन सब का सेटअप है ना, ये पहले करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसके बाद बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है और एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है। तो अगर आप कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी देखोगे ना, तो उसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ जो है फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर एक मैंने ओपन सोर्स जो है प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया है, यहाँ पर ये प्रोडक्शन में है बाय द वे। एंड इसको जो है स्पॉन्सर है डिजिटल ओशन, इसका स्पॉन्सर है। और अगर हम इसका बैकएंड का कोड देखें ना, तो आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज यहाँ पर दिखेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको कंट्रोलर्स का फोल्डर बताया था, तो यहाँ पर कंट्रोलर्स का फोल्डर है। मिडलवेयर्स का एक फोल्डर होता है, वो भी यहाँ पर होता है। तो अभी मिडलवेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम लोग आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो मिडलवेयर कुछ नहीं होता है, जस्ट एक मिडल में हम लोग अगर कोड इंसर्ट करना चाहते हैं, उसको रन करना चाहते हैं, तो वो एक मिडलवेयर होता है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा समझा देते हैं आपको इसको भी। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये एक क्लाइंट है, क्लाइंट इन द सेंस एक फ्रंट एंड वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक लगा लें, सो दिस इज फेसबुक, ओके, फेसबुक की वेबसाइट है। एंड यहाँ पर एक यूजर आया, यूजर ने अपनी फेसबुक ओपन की, तो अभी वो एक पेज को ओपन कर रहा है। ओके, तो पेज कौन सा हो सकता है? फीड का पेज हो सकता है, या फिर वीडियोस का पेज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फीड का जो है यहाँ पर पेज है, ओके, यहाँ पर पेज है, तो यहाँ पर स्लैश फीड, तो वो फीड लोड करेगा सबसे पहले, राइट। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो फीड्स को भेजेगा, ऐसे ऐसे चीज को भेजेगा, कुछ पोस्ट वगैरह भेजेगा, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस दे दें, अगर कोई भी इस राउट पर जाएगा, रिक्वेस्ट मारेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने इस रिक्वेस्ट को जो है पोस्टमैन से मार दिया ऐसी, तो क्या वहां पर भी ऐसे फीड का डेटा चला जाएगा? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो दैट्स वाई मिडलवेयर का यहाँ पर कंसेप्ट है। तो हम लोग इससे पहले क्या करना चाहते हैं, हम लोग एक अथेंटिकेशन करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि जो रिक्वेस्ट मार रहा है ना, क्या वो अथेंटिक यूजर है या फिर नहीं, क्या वो लॉग्ड इन है या फिर नहीं, क्या वो लॉग्ड इन है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक मिडलवेयर बना सकते हैं। तो इस रिक्वेस्ट तक आने से पहले आपको सबसे पहले मिडलवेयर के थ्रू होकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा एक मिडलवेयर है, या फिर इसका नाम हम लोग लिख देते हैं ऑथ। तो इसको हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे जब जब हम लोग सिक्योर एंड स्केलेबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे, डेफिनेटली। एंड यहाँ पर जब भी यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी ना, तो सबसे पहले बीच में ऑथ नाम का मिडलवेयर आ जाएगा। तो मिडलवेयर चेक करेगा क्या ये यूजर ऑथेंटिक है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो यहीं से वापस कर देगा कि भाई आप ऑथेंटिक नहीं हो। अगर है तो आगे जो है रिक्वेस्ट भेज देगा। तो यह है मिडलवेयर का कंसेप्ट। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक मिडलवेयर का फोल्डर होता है, काफ़ी सारे हम लोग मिडलवेयर्स बना सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा था, तो यहाँ पर मिडलवेयर्स का जो है फोल्डर है, मॉडल्स का फोल्डर है जो मैंने आपको बताया था, राउट्स का फोल्डर है। तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा फोल्डर्स भी हैं, लेकिन कुछ कुछ सिमिलरिटीज है, लाइक थोड़ा बहुत तरीका जो है वो अलग होता है। तो थोड़े बहुत फोल्डर्स जो है अलग होते हैं, तो 19-20 का फर्क होता है, तो इतना कुछ बड़ा फर्क नहीं होता। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेटियर भी है। आने वाली वीडियो में हम लोग प्रेटियर को कवर करेंगे, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। हालांकि बैकएंड, स्पेसिफिक बैकएंड के लिए ये चीज़ नहीं है, कोडिंग के लिए, स्पेसिफिक कोडिंग के लिए। एक यहाँ पर हम लोग को लैब में जो है कोड कर रहे हैं, हमारी एक टीम है, अलग अलग लोग
जो है कोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्लेटेड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से फोल्डर्स को जो है डिस्कस कर लिया। यहाँ पर एक यूटिल्स का है। यूटिल्स का मीनिंग है यूटिलिटीज। जैसे कि हम हमारे कोड में काफ़ी सारी यूटिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं जैसे कि हमें एक यूज़र को क्रिएट करना है, लाइक साइन अप करना है। अगर हम चाहते हैं साइन अप करना है, तो उसके लिए मैं क्या चाहता हूँ कि साइन अप के लिए ना यूज़र के पास एक मेल जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड हो, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड हो, तो ऐसा एक मेल जाए। तो अभी ये जो मेल सेंड करना है ना, ये एक यूटिलिटी हुई हमारी, राइट। तो इस यूटिलिटी का जो कोड है ना, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूटिल्स के अंदर। सेंड मेल का कोड हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और भी कई सारी यूटिलिटीज हो सकती हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में उसको हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वहाँ पर हम लोग इन फोल्डर्स को पूरा पूरा यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर अभी तो यहीं पर हमने जो इनको डिक्लेयर किया है, जो हमारे राउट्स हैं, लेकिन हम लोग राउट्स फोल्डर के अंदर जो है इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय द वे हम लोग मोंगो डीबी को जो है कवर करने वाले हैं। डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्शन बनाएंगे।